समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, यह भारत में रहने का सही समय है। मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत की चिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को बताया बेहतर विकल्प। ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दोहराई पृथ्वी को स्वच्छ और हरित ग्रह बनाने की प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 विशिष्ट नर्स और मिडवाइफ्स को प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कहा, राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने में नर्स और मिडवाइफ्स की है महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी के देश और आरक्षण विरोधी बयान पर भाजपा का तीखा हमला। कहा, राहुल गांधी हर उस ताकत के साथ जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा हुआ बेनकाब। शिमला में मस्जिद विवाद में तेज हुआ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच धारा 163 लागू। जयराम ठाकुर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेता आज पर्चा करेंगे दाखिल। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरा नामांकन। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने की दिशा में पहले ग्लोबल सेमिकॉन का आयोजन किया गया है। एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हो रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े निर्माण प्रक्रिया और देश में बढ़ रहे चिप निर्माण की इकोसिस्टम को समझा। प्रधानमंत्री ने सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने का सही समय है। देश की आकांक्षा और डिजिटल बनता पब्लिक इंफ्रा एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे हर कदम पर सरकार सहयोग कर रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि एक छोटी सी चिप ने भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के लिहाज से भारत एक अहम देश है, जहां पर लोकतांत्रिक मूल्य हैं और तकनीक को इस्तेमाल करने के मानवीय पहलू भी। टेक्नोलॉजी के साथ जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जुड़ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वही अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हट जाती हैं, तो वही टेक्नोलॉजी घातक बनते देर नहीं लगती। इसलिए चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो या सेमीकंडक्टर्स हो, हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय भी रुके नहीं, ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। सेमिकॉन इंडिया 2024 इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र का हब बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 2 यूनिट का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है, जबकि 3 यूनिट का काम जल्द ही शुरू होगा। After many attempts, finally it was under our Prime Minister's visionary
leadership that we succeeded in getting the industry to our country. Within the first phase of our mission, in a very short time frame, 5 semiconductor units have been approved. Construction is rapidly under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit, construction has started, and the other 3 units, construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record. सेमिकॉन इंडिया 2024 में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर कंपनियों के सीईओ ने भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा की सराहना की। एनएक्सपी के सीईओ कर्ट सीवियर्स ने कहा कि भारत ने अभूतपूर्व बदलाव की यात्रा की शुरुआत की है। इसके बहुआयामी प्रभाव होंगे। ये भारत को सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति बनाएगा। We are engaging with the whole industry downstream in the automotive sector, in the industrial sector. And that is going to make India extremely powerful as an economy, far, far beyond semiconductors. In that context, NXP is committed to double its R&D efforts here in the country in the next few years, which is far in excess of $1 billion. रेनेसस के सीईओ हितोशी शिबाता ने सीजी पावर कंपनी के साथ अपने करार का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी कंपनी बेंगलुरु, हैदराबाद के साथ ही नोएडा में भी इन्वेस्ट कर रही है। We are also expanding our activities, operations presence here in India, in Bangalore, Hyderabad, here in Delhi, Noida, with a view to more than doubling our headcounts in India by sometime next year to shoulder a lot more of the value-added advanced semiconductor design activities for the India market as well as for the global market. सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े R&D हब IMEC के सीईओ ल्यूक वैन डेन होवे ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को मजबूत सहयोग देने का भरोसा जताया। We are ready to form a strong and strategic partnership to support your ambitious plans. All of this is so important. It is so important for India, but it is so important also for the entire world. The world needs a reliable supply chain. And who can be a better trusted partner than the world's largest democracy? We wish you a lot of success. You have our strong support. Thank you for your leadership. ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक्शन करने का वक्त है। क्लीन और ग्रीन प्लैनेट के लिए ग्रीन एनर्जी जैसे विकल्पों पर काम करना होगा और भारत पहला देश है जो कि पेरिस सम्मेलन के लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन बड़ा मददगार साबित होगा। India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. उन्होंने कहा कि भारत ऊर्जा विकल्पों पर तेजी से काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन की तकनीक उनमें से एक है।
India has already launched the National Green Hydrogen Mission in 2023. We want to make India a global hub for the production, utilization, and export of green hydrogen. The National Green Hydrogen Mission is giving an impetus to innovation, infrastructure, industry, and investment. We are investing in cutting edge research and development. भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर और विचार करने योग्य बताया। उनका कहना है कि राहुल गांधी पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात की है। इस बार जो हुआ है वो अपने आप में बहुत गंभीर और पूरे देश के लिए विचारणीय है। वे भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात कुख्यात हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने 11 सितंबर 1893 का दिन याद किया जिसमें स्वामी विवेकानंद के शिकागो में अविस्मरणीय वक्तव्य की सराहना की। वहीं राहुल गांधी द्वारा भारत की संस्कृति को लांछित करने पर निंदा की। आज 11 सितंबर वो दिन है जिस दिन 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना ऐतिहासिक अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था। दुख 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल्ड ट्रिब्यून ने यह लिखा था कि इस युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो समुद्र है जिसकी एक बूंद भी हमारे सारे विद्वानों के पास मिला के नहीं है। और एक 54 साल का युवा आज जाकर भारत और भारतीय संस्कृति को लांछित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भारत की संसद पर हमला हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम बताया और वही राहुल गांधी अफजल गुरु की फांसी पर विरोध जता रहे थे। भारत की संसद पे हमला हुआ जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द का प्रयोग किया है अपने जजमेंट में। आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरु की हैंगिंग के बारे में। 7 साल उसकी हैंगिंग रुकी रही और आज भी जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस के मुख्य सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरु की हैंगिंग गलत थी। और यह राहुल गांधी अफजल की पहली बरसी पर, लोग शायद भूल गए होंगे वो जेएनयू में जो नारे लगे थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, और ये अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, वो था क्या? वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी और जिसका ये लोग नैतिक समर्थन कर रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल गांधी को भाजपा से नफरत हो सकती है लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आपके मन में ग्लानि, हिकारत, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। भारतीय संस्कृति के प्रति अपशब्दों का आप प्रयोग क्यों करते हैं? चलिए, आपने भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कभी 4 अच्छे शब्द बोले हो, 4 अच्छे वाक्य। आप सारे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा। आप इल्हान उमर से मिलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं भारत के समर्थक कितने सांसदों से आप मिले? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के टेक्सास में दिए बयान की घोर निंदा की है। उनका कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर सरकार की आलोचना करने की बजाय भारत के हितों को ध्वस्त करते हैं। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को
पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि कांग्रेस भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं और राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं। पीयूष गोयल ने इसे देश और देशवासियों का अपमान बताया। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। प्रतिबंधित आतंकी संगठन द्वारा राहुल गांधी के बयान का समर्थन किए जाने पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने राहुल के गलत तथ्यों पर आधारित बयान का जिस प्रकार समर्थन किया है वो अभूतपूर्व है। ध्यान रहे कि राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर बयान दिया था। अमित मालवीय ने कहा कि इल्हान उमर के बाद ये भारत विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस की साठगांठ का एक और उदाहरण है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी वास्तव में भारत के खिलाफ हैं। वे भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर 1 दर्जन से भी ज्यादा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अनगलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता की अदालत में उन्हें देना पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी के आवास पर देश के कई नामचीन पूर्व ब्यूरोक्रेट आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे साथ हरदीप सिंह पुरी स्वयं मौजूद हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सर, ये कितना बड़ा मौका है आज आपके आवास पर? जब से हमने ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू की है, देश भर में लोग इंडिविजुअली उस नंबर पे 88 नंबर पे मिस कॉल देके ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स में कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि कई जो हमारे साथ हमारी विचारधारा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से हमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया कि वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, 19 बड़े स्पेशल, मैं उसको एक ग्रुप को कहता हूं, इसमें रिटायर्ड रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स हैं, मेंबर रहे हैं सीबीडीटी के, कुछ चीफ कमिश्नर्स रहे हैं, एक पुलिस की हमारी कॉलीग हैं निर्मल कौर जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रही हैं। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। भारत के बाहर जाकर वो लगातार देश की बातें करते हैं। कैसे देखते हैं? ये तोड़फोड़ और झूठ और फूट की राजनीति है। ये एक फॉल्स नैरेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कहना कि सिख कम्युनिटी जो इतनी प्राउड कम्युनिटी है, जिन्होंने देश की सेवा के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन की आर्म्ड फोर्सेस में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए क्या काम किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, एम्बेसडर्स रहे हैं, बाकी प्रोफेशन में रहे हैं, उनको कहना कि उनको पगड़ी बांधने में कोई प्रॉब्लम होती है। मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी को अपना जवाब जो है वो देना पड़ेगा, ये कहना है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का, जिन्होंने आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को बीजेपी में ज्वाइन करवाया है और ये कारवां आगे बढ़ने की उम्मीद और भी दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन कालरा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उनमें से एक अपने जमाने की तेज तरार आईपीएस और झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर भी हैं, जो हंटर वाली के नाम से मशहूर हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने निर्मल कौर से की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के दिए विवादित बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स के शामिल होने का सिलसिला तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में झारखंड की एक्स डीजीपी निर्मल कौर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर। मैम, किन चीजों से प्रभावित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो ग्रहण की है? राष्ट्रवादी सोच को जानने वाली, राष्ट्र की सॉवरेंटी, संप्रभुता और अपनी जो इंटेग्रिटी रखने वाली एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। और देखिए, बाकी पार्टी में तो संवैधानिक पद पे लोग रहते हैं, बाहर जाते हैं अपने देश को गाली देते हैं। चैन नहीं आता जब तक देश को गाली ना दे लो।
हमारे 10वें गुरु साहब ने कहा है, सिख वही है जो शूरवीर है और जो कि हर दीन के लिए, जहाँ अधर्म होता है, जहाँ कुछ गलत होता है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अधर्म का नाश करने के लिए सिख कौम का जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको किसी काम में लगाती है, संगठन में काम करने का मौका देती है, तो फिर निर्मल कौर की क्या भूमिका होगी? कैसे आगे बढ़ेंगी? भारतीय जनता पार्टी की कैसे सेवा करेंगी? देखिए, हम तो सिपाही हैं, पैदल सिपाही, फुट सोल्जर्स हैं हम लोग, और ये तो संगठन का काम है देखना कि हमारा क्या क्षमता है और क्या उपयोगिता हो सकती है। निर्मल कौर जो झारखंड की पूर्व डीजीपी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी, हम उस पर खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन कालरा के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और खबर शिमला संजौली से, जहां पर मस्जिद पर विवाद को लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारी अवैध संजौली मस्जिद तोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने संजौली में धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक संजौली में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। इसके अलावा आग लगाने वाले पदार्थ और हथियार ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यह आदेश आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक लागू रहेगा, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया है। उनका कहना है कि सरकार उनके नैतिक अधिकार छीन रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध मस्जिद को तोड़ा जाए। शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर जिस तरह का बवाल हो रहा है, उस पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर सीधे कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को घेरा। कहा कि कांग्रेस के राज में हिमाचल जैसी शांत जगह में भी बवाल हो रहा है। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया, जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि अदालत ने इस मामले में आरोपी दुर्गेश पाठक को 1 लाख रुपए की बेल बाउंड पर जमानत दे दी। दरअसल सीबीआई के मामले में दाखिल चार्जशीट को लेकर जारी सम्मन पर आज सुनवाई हुई। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट केजरीवाल के खिलाफ जारी किया था। कोर्ट ने जब आरोपियों को डॉक्यूमेंट्स देने को कहा, तो सीबीआई ने जवाब दिया कि नई चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी तुरंत मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन हार्ड कॉपी देने में 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। विनोद चौहान को शारीरिक रूप से पेश किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से छात्र संघ के चुनावों में 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने की मांग पर 3 हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। याचिकाकर्ता शबाना हुसैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि छात्र संघ के चुनाव में बाहुबल और पैसे का दबदबा है। इसके चलते इन चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित होनी चाहिए। दरअसल छात्र संघ के चुनाव के लिए नामांकन 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और चुनाव 27 सितंबर को होने हैं। यूनिवर्सिटी अगर इस बार मांग मान भी लेती है, तो वो इस बार के चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मांग पर 3 हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है। शबाना हुसैन की ओर से दायर की गई थी याचिका, और याचिका में 50% सीटें महिलाओं को आरक्षित करने की मांग की गई है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा निलंबन के खिलाफ दायर रेसलर बजरंग पुनिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाडा को नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने नाडा के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। रेसलर बजरंग पुनिया के डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से कथित इनकार के आरोप में निलंबित किया गया। मामले की सुनवाई अक्टूबर में होगी। बजरंग पुनिया अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं
और नाडा का फैसला उन्हें इस चैंपियनशिप में उतरने से रोकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों की सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर खरीदी की अनुमति दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदा जाएगा, उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा। कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।